Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of January 2021. तो आज है तारीख 12 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लोग को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, उस चैनल से जुड़ जाना है और उस चैनल से जुड़ने के बाद आप लोग को फ़ायदा बहुत सारे मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी पीडीएफ, न्यूज़पेपर की पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो आप फ्री में वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो उस टेलीग्राम चैनल से। ना अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 1। और इस आर्टिकल में वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों से इस बारे में क्वेश्चन बन सकता है। देखो, सबसे पहले चीज़ तो जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10th ऑफ जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस डे को हम लोग मनाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हिंदी लैंग्वेज है उसको पूरी दुनिया में, पूरे आप कह सकते हो पूरी दुनिया में, अब्रॉड तक हम लोग उसको प्रमोट कर सकें। उस वजह से हम लोग इस डे को मनाते हैं और हर साल हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखो 2006 की बात है, साल 2006 की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर के अंदर और उसका एम यही था, उसका मकसद यही था कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करा जाए, लोग दुनिया भर में हिंदी को जाने। ठीक है, और फिर उसके बाद 2006 से ही हम लोग हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाने लगे और आज तक हम इस दिवस को मना रहे हैं। तो आपको याद रखना है क्योंकि जो ये डेज होते हैं इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं और ये से सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये आपको रट जाना चाहिए, 10th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। नाउ आज का आर्टिकल नंबर 2। और इस आर्टिकल के अंदर वेनेडियम के बारे में बताया गया। देखो, वेनेडियम क्या है, एक मेटल है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये हमारे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था, फिर आज के बहुत सारे रिसोर्सेज में, आज के बहुत सारे सोर्सेज के अंदर इसको देखा गया है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो यहाँ पे बात करी गई है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पहला प्राइम प्रोड्यूसर बन चुका है वेनेडियम का। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं वेनेडियम है क्या। वेनेडियम एक मेटल है। देखो, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर वेनेडियम। तो ये जो वेनेडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 23, सिंबल है इसका वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है इसकी, नेम है इसका वेनेडियम, एटॉमिक वेट है 50.942, एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है और यहाँ पे फिजिकल स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये सारी केमिस्ट्री की फॉर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है क्योंकि देखो करंट अफेयर में न्यूज़ में है ये, और न्यूज़ से ही यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है और फिर आप लोग स्किप कर दोगे, कहोगे कि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन न्यूज़ के अंदर है। वेनेडियम आपसे साइंस के अंदर इससे पूछा जा सकता है कि वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो 23 इसका एटॉमिक नंबर है, सिंबल है इसका वी। ये सारी चीज़ें इसकी याद रखना। नाउ बात करते हैं वेनेडियम की। तो वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है और इसका सिंबल है वी, एटॉमिक नंबर है 23। देखो, ये बहुत ही हार्ड होता है, एक हार्ड और सिल्वरी ग्रे कलर का होता है ये। अगर हम बात करें, ये जो एलिमेंटल मेटल है ये काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो रेयरली देखने को मिलता है नेचर में, बहुत ही कम ही से हम लोग को दिखाई पड़ता है ये। साथ ही साथ इसको रिकवर करा जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द स्लैग। स्लैग यानी कि देखो भाई, जो हमारा वेस्ट, आप कह सकते हो वेस्ट स्टोन होता है, स्टोनी वेस्ट होते हैं, उसमें हम लोग को वेनेडियम पाया जाता है और बहुत कम ही से, बहुत रेयर केसेस में ये वेनेडियम पाया जाता है। अगर हम देखें, बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको देखा गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी मात्रा में वेनेडियम पाया गया है, जिस वजह से इस आज के टाइम पे ये न्यूज़ के अंदर है। तो वेनेडियम की अगर हम बात करें तो इसकी एक हाई वैल्यू मेटल है ये। इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, जो स्टील है या फिर टाइटेनियम है उसको और मजबूत करने के लिए, उसमें और जान फूंकने के लिए इस वेनेडियम का इस्तेमाल करा जाता है, जिससे कि जो स्टील वगैरह है वो और ज़्यादा पत्थर बन जाता है। ओके, ना अगर हम देखें दुनिया भर में वेनेडियम कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कौन कंज्यूम करता है सबसे ज़्यादा, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो,
जो लार्जेस्ट डिपॉजिटर है वेनेडियम का, यानी कि जहां सबसे ज़्यादा पाया जाता है वेनेडियम पूरे दुनिया में, वो है चाइना। ठीक है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़। चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेडियम पाया जाता है, फिर उसके बाद रशिया, देन उसके बाद साउथ अफ्रीका। देखो चाइना कितना वेनेडियम प्रोड्यूस करता है ये 57% ऑफ द वर्ल्ड्स वेनेडियम। पूरे दुनिया में जितना भी वेनेडियम प्रोड्यूस होता है उसका 57% तो सिर्फ और सिर्फ चाइना ही करता है, और उसमें से 44% कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, और ये 2017 का रिपोर्ट है। ठीक है, ये 2017 का बताया गया है ना। अगर हम देखें इंडिया का सिनेरियो, तो इंडिया एक सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है वेनेडियम का। अगर हम बात करें तो ये अभी के टाइम पे एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है नहीं, कंज्यूम करता है, बस खाली एक कंज्यूमर है वेनेडियम का। अगर हम लोग 2017 के डेटा से अकॉर्डिंग देखें तो ये जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डेटा दिया था और बताया इंडिया ने कंज्यूम करा है 4%, यानी लगभग 84,000 टन्स ऑफ वेनेडियम। ठीक है, जो भी दुनिया में, पूरे दुनिया में 84 जितना भी आप कह सकते हो वेनेडियम प्रोड्यूस हुआ है, उसका 84,000 टन इंडिया ने कंज्यूम करा 2017 के टाइम पर। तो ये था कुछ इंडिया का सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो भी देख लिया, वेनेडियम क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। कंप्लीट तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। नाउ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने यहाँ पर आप कह सकते हो वेनेडियम को आप बताया कि कहाँ ये पाया गया है। ये वेनेडियम पाया अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, लेकिन कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दो एरिया हैं। कौन सा? देपो और तमंग एरिया। ये कौन से रीजन के हैं? पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दो एरियाज है, वहाँ पर इस वेनेडियम को देखा गया है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। सबसे ज़्यादा कवर करवाने वाला आज के टाइम पर आर्टिकल, इंडोनेशिया के अंदर एयरप्लेन को आप कह सकते हो एयरप्लेन क्रैश हो चुका था। ठीक है, अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है, 9 जनवरी की बात है। तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवर गया है, तो फाइनली हम लोग भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एयरप्लेन क्रैश हुआ है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो एयरप्लेन है वो 1000 आइलैंड पर क्रैश हुआ है। 1000 यानी 1000 आइलैंड नहीं है, ये कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है, वहाँ पर इसको क्रैश होते हुए पाया गया है। तो ये 1000 आइलैंड कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 9 जनवरी 2021 की बात है। जो ये एरोप्लेन था, ये जो फ्लाइट थी, उसका नाम था बोइंग 737-500 PKCLC। तो यहाँ पे ये जो फ्लाइट थी, ये टेक ऑफ करा था इसने जकार्ता से, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता से इसने टेक ऑफ किया, और ये कहाँ पर जा रहा था? पोंतियानक सुपाइडो एयरपोर्ट पर जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ किया जकार्ता से, वैसे ही यहाँ पे कुछ ही पल बाद इसको क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। ठीक है, और ये क्रैश कहाँ पे हुआ? लगभग 1000 आइलैंड्स के आसपास ये क्रैश हुआ है। अब ये 1000 आइलैंड क्या है, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ये जो 1000 आइलैंड है, ऑफिशियली इसे केपुलुआन सेरुबू बोला जाता है। ओके, ये चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ढेर सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, 1000 आइलैंड नहीं है, लेकिन ढेर सारे आइलैंड है, जिसे हम लोग 1000 आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? नॉर्थ ऑफ जकार्तास कोस्ट। ये आप कह सकते हो ये सब मिलकर आइलैंड बनाते हैं रेजेंसी ऑफ जकार्ता, साथ ही साथ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल बनाते हैं ये सारे आइलैंड मिलकर आपस में। और इसके अंदर कम से कम 342 आइलैंड हैं, जो कि 45 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। नॉर्थ की साइड जावा सी में, एट वेस्ट जकार्ता बे, एंड इनफैक्ट नॉर्थ की साइड बंतन प्रोविंस तक भी फैले हुए हैं। यानी कि ये एग्जैक्टली आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड जावा सी की साइड, साथ ही साथ बेंतेन प्रोविंस की साइड। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये आइलैंड के बारे में आपको कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डेफिनेटली, क्योंकि न्यूज़ के अंदर है, करंट अफेयर चल रहा है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, यहाँ जैसे कि आप लोग अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस आर्टिकल का आप एसए में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी जगह पर, सॉरी, वेमेन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बात क्या करी जा रही है यहाँ पे? पीरियड रूम के बारे में।
यहाँ पे क्या कर रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदर थाने सिटी है, ये पीरियड रूम को बनाने वाले हैं, सेटअप करेंगे पीरियड रूम को। कहाँ पर? पब्लिक टॉयलेट में। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया कि जो वेमेन है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लम एरिया में रहते हैं, देखो जो आसपास चिपकी हुई झोपड़पट्टी होती हैं, एकदम कंजेस्टेड, जगह ही नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, तो वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं देखने को मिलती हैं, तो वेमेन को परेशानियाँ होती हैं उनके मेंस्ट्रुएशन डेज के टाइम पर। तो उस टाइम के लिए जो महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पीरियड रूम बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर वो ईजिली जो है सिक्योरली जो भी करना हो कर सकेंगे। नाउ अगर हम बात करें, इक्विप्ड विद सेवरल बेसिक फैसिलिटीज़, यहाँ पर जो भी हमारा ये पीरियड रूम होने वाला है उसमें बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होने वाली हैं। और उस रूम में आप कह सकते हो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी उन वेमेन को जो कि रह रही हैं स्लम एरियाज़ में। ठीक है, स्लम एरियाज़ में जो भी झोपड़पट्टियों में आसपास कंजेस्टेड झोपड़पट्टियाँ बनी हुई रहती हैं, चिपकी चिपकी, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी नहीं रहती है, तो वहाँ पर इस रूम को बनाया जा रहा है। ओके, जिससे वेमेन को हेल्प मिलेगी काफ़ी हद तक। नाउ ये जो फैसिलिटी है, ये दिमाग में ये रखते हुए बनाई जा रही है, ये बनाए कि जो वेमेन है वो छोटे छोटे जो घरों में रहती हैं वहाँ पे कोई सेपरेट बाथिंग सेक्शन है नहीं, सेपरेट नहाने वगैरह के लिए या फिर टॉयलेट वगैरह इतने अलग से बने हुए नहीं होते हैं। तो उसी को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया है और एक सेपरेट पीरियड रूम बनाया जा रहा है। और इसकी ये जो फैसिलिटी है, आप कह सकते हो ये प्रमोट करेगा गुड हाइजीन को, इससे हाइजीन भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हो ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करी गई है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है, जिसे हम लोग MORTH बोलते हैं, ठीक है, इसने एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, IDP जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो इंडियन सिटीजन के लिए, अगर जो भी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। और वो क्या नोटिफिकेशन है कि जो जिनका IDP एक्सपायर्ड है, मतलब कि जिनका IDP एक्सपायर्ड हो जाता है, अगर वो कोई विदेश में रह रहा है, ठीक है, उसके पास ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, वहाँ पे भी वो ड्राइव कर सकता है। तो फिर अगर उसका वो आप कह सकते हो ड्राइविंग परमिट अगर एक्सपायर हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो पहले हम लोग कोई स्टेप नहीं था, हमारे पास कोई इसका जुगाड़ नहीं था, तो पहले हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था। अगर यहाँ पे किसी भी सिटीज़न का एक्सपायर हो जाता है IDP, तो फिर हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था कि हम उसको रिन्यू कैसे करें। नाउ अब इसके अंदर चेंज कर दिया गया और इंडियन सिटीजन्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जो भी लोग कहीं भी विदेश में कहीं पर भी है, तो इंडिया की एम्बेसीज या फिर वहाँ के, आप कह सकते हो वहाँ पर जो भी इंडिया की एम्बेसीज होंगी, वहाँ से अपना जो भी ये IDP है, लाइसेंस है एक तरीके से, आप कह सकते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, इसको अप्रूव करा सकता है, इसको रिन्यू करा सकता है, दोबारा बनवा सकता है। ठीक है, तो इंडिया से यहाँ पर पूरी की पूरी आप कह सकते हो सपोर्ट दिया गया है। IDP को क्या करा जाएगा? कोरियर कर दिया जाएगा। जो भी सिटीजन है जिसने भी इसको रिन्यू करवाया है, उसको कोरियर कर दिया जाएगा जहाँ पे भी वो रह रहा है, कहीं भी विदेश में कहीं पे भी रह रहा है, उसको उसका IDP कोरियर कर दिया जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। देखो, होता क्या था, पहले लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। पहले वो क्या करते थे कि IDP बनवाया इंडिया से, उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते थे, फिर उनका IDP एक्सपायर हो जाता, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी उन्हें वापस रिन्यू कराने के लिए। पहले हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। नाउ अब यहाँ पर हम लोग नया ऑप्शन लेकर आ चुके हैं कि भाई वो लोग विदेश में रहकर भी उसको रिन्यू करा सकते हैं। जो भी इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पर, वहाँ से आप रिन्यू करा सकते हो, और रिन्यू करा के आपका टाइम भी बच जाएगा। दूसरी चीज़, आपको कोई परेशानियां भी इतनी नहीं होने वाली। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, आज का लास्ट आर्टिकल, और इसमें बात करी गई है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने इंट्रोड्यूस करा है इस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को। देखो, ये जो ली है, मैं इसको ली बोल देता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट टाइप का है। और ये क्या है? जो भी सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम होता है, यानी कि जो भारी मात्रा में जो पेमेंट करी जाती है, बहुत हैवी अमाउंट्स का पेमेंट करी जाती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस ली को लाया गया है। वो क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस करा। अगर हम बात करें, ली एक 20 डिजिट का नंबर है, 20 नंबर है इसके अंदर, जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे जाए पार्टीज़ को। ठीक है, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है पूरे दुनियादारी में, उसको अच्छी तरीके से, एक अलग ही तरीके से आइडेंटिफाई करा जा सके, उसलिए हम इस ली को इस्तेमाल करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, एक की मेजर भी है। इससे क्या होगा कि जो भी डेटा सिस्टम है, फाइनेंशियल डेटा सिस्टम है, उसकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, उसमें एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि
होगा क्या, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होगा उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि उस पर एक डिजिट कोड भी मिलेगा। उस ली का मतलब वही डिजिट कोड है, ठीक है। इससे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा काम एक्यूरेट होगा, क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो आरबीआई है इसने डिसाइड करा है इस ली सिस्टम को कितने पेमेंट पर लागू करना। कम से कम 50 करोड़ रुपए तक की अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, 50 करोड़ रुपए का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन काय से, आरटीजीएस एक होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इन दोनों के थ्रू जो भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए इस ली सिस्टम को इस्तेमाल करा जाएगा, जिससे कि क्या हो, यहाँ पर प्रोडक्शन के थ्रू सारा का सारा पेमेंट हम लोग कर सकें। तो वही सारी चीज़ें वापस दोहराई गई हैं यहाँ पर, तो आप लोग इन चीज़ों का स्किप कर सकते हो। बस यहाँ पर यही था। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, ये ली क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।